नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। 2 अक्टूबर, जी हां, ये वो तारीख थी जिस तारीख में यानी 2 अक्टूबर को मुंबई के एक क्रूज पर एनसीबी की एक टीम ने छापेमारी की थी और छापेमारी के बाद जिस तरह से कुछ बड़े नाम, बड़े चेहरे सामने आए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उनमें से एक बड़ा नाम आर्यन खान का है और साथ ही साथ इसमें अरबाज खान, मुनमुन धमीच और कई और लोग थे। कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से कईयों को एनडीपीएस की अदालत ने जमानत भी दे दी है। लेकिन आर्यन खान के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी इस पूरे मामले पर, तब से लेकर इस मामले ने खूब ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। उस दिन से लगातार जिस तरह से एनसीबी की उस टीम पर, जिसकी क़यादत समीर वानखेड़े कर रहे थे, उस पर जो एनसीपी ने यानी महाराष्ट्र की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो एक तरह से एक जंग शुरू कर दी थी और लगातार इल्जामात पर इल्जामात सामने आ रहे थे, उसके बाद से लगातार हर दिन इस मामले में नए मोड़ आते जा रहे हैं। और सबसे अहम सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आर्यन खान, जिसके लेकर ये मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल हो गया, ये सुर्खियां बटोरता रहा मामला, उसके पास से कोई ऐसी बरामदगी नहीं हुई थी जिसे हम ड्रग्स कहते हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इतने लंबे वक्त तक गिरफ्तारी और फिर जेल और फिर तारीख पर तारीख, ऐसा आखिर क्यों होता रहा, और क्यों एक दूसरा जो चैनल शुरू हो गया है इल्जामात दर इल्जामात का, जिसमें यहां तक इल्जाम लगाया कि इस पूरे मामले में बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है और उगाही और ब्लैकमेलिंग का खेल खेला जा रहा है। क्या इसमें सच्चाई है? चूंकि समीर वानखेड़े के खिलाफ भी जांच का अमल शुरू हो चुका है, पूछताछ भी उनसे हो रही है। इसी पर आज हम फिर से आधे घंटे करेंगे गुफ्तगू। तो आज हम इस पर खास तौर से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत पे खास मेहमान हैं योगेश वर्मा, जो मुंबई बीजेपी के सेक्रेटरी हैं, और क्लाइड क्रास्टो एनसीपी के तर्जुमान हैं, शाश्वत आनंद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे नुमाइंदे वसीम मुंबई से हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। तो अहम बात इस मुद्दे पर होगी कि दरअसल ये पूरा मामला क्या वाकई इतना गंभीर था जितना कि इस मामले ने सुर्खियां बटोरी हैं, और इस मामले में एनसीबी की मुंबई की टीम पर, जिस टीम की क़यादत यानी जिसका नेतृत्व समीर वानखेड़े कर रहे थे, उन पर जिस तरह के इल्जामात उठे हैं और लगे हैं, जिस तरह प्रभात साइल, जो कि एनसीबी का ही एक आई विटनेस था, गवाह के तौर पर था, उसने जो एफिडेविट के साथ जो इल्जामात समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर लगाए हैं, ये तमाम मामले आखिर क्या बता रहे हैं? क्या वाकई ये सब इंटर रिलेटेड हैं, और क्या वाकई इस पूरे मामले पर जो है ब्लैकमेलिंग और उगाही और पैसे की वसूली का कुछ खेल चल रहा था, और क्या कुछ लोगों को खास तौर से निशाना बनाया गया? इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। हम शुरुआत करते हैं, एनसीपी के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, क्लाइड कैस्ट्रो। क्लाइड कैस्ट्रो साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से आपकी पार्टी के बड़े नेता ने पहले इस पूरे मामले पर सवाल उठाए और उसके बाद एक उन्होंने बहुत सारे वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स सामने लाए हैं, लेकिन सवाल इस पर यह भी उठ रहा है कि चूंकि उनके खुद अपने भी रिश्तेदार कुछ माह पहले इस मामले में उन पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, इसीलिए शायद वो इस तरह से पूरी चीजों को सामने ला रहे हैं, या फिर एक इल्जाम लगा रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। आज फडणवीस से भी ये बात कही है। देखिए, मैं शुरुआत से आपसे बात एक जो है वो समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो आपने कही थी कि वो नवाब मलिक साहब के रिश्तेदार जो उनके दामाद है, उनके ऊपर जो मुकदमा दायर हुआ था, उसके हिसाब से वो ये सब चीज करे। सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिए, जब ये हुआ था जनवरी में, तो नवाब मलिक साहब ने ये बात एकदम एकदम स्पष्ट रूप से कहा था कि न्याय व्यवस्था है और न्याय से कोई बड़ा नहीं होता, नोबडी इज अबव द लॉ, और जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है और जो भी सच है वो न्याय व्यवस्था जो है, न्याय प्रणाली जो है उसके हिसाब से चलेगा। वो कुछ कहे नहीं वहां पर, और ये बात चलती रही। 8.5 महीने वो जेल में थे। जब वो बाहर निकले, बेल पर आए, और कोर्ट का बेल ऑर्डर आया, वो बेल ऑर्डर में जो मुकदमा जो उन पे दायर किया गया था, 27A है, 37 है और 25 जो है, ये सब वहां पर लिखा है कि ये कोई एप्लीकेबल नहीं, और जो भी उनके पास तो कुछ बरामद नहीं हो, और जिसके साथ उन्हें लिंक किया गया था वो भी चीज जो है 194.75 रफली किलोग्राम है, उसमें से 194.45 किलोग्राम जो, उसमें तो कुछ चीजें पता ही, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ नहीं थे जिसे आप उसको अरेस्ट कर सके।
बात रही वो, अभी जब ये क्रूज का मामला आता है, जब वीडियोस बाहर आए कि हमने देखा कि आर्यन खान को एक जो है भाई साहब है वो खींचकर एनसीबी ऑफिस में ले जा रहे, ठीक है, उस दिन सबने देखा, सब बातें हुई, सब ठीक है। दूसरे दिन कई वीडियोस आए, कई फोटोग्राफ्स आए, हमारे पास ऐसे सारे दस्तावेज आ गए जिसमें बताया गया कि ये एनसीबी ऑफिशियल नहीं है। तो हमने छानबीन की और कुछ पत्रकार लोग मित्र हमारे हैं वो भी बताना चाहते हैं, उन्होंने जी बताया भाई कि जी। ये तो एनसीबी के हमने ऑफिशियल क्लाइड नहीं है। क्रैस्टो को सुना। क्लाइड क्रैस्टो हमारे साथ बने रहेंगे नहीं, मेरी और हम बात आपको पूरी बता नहीं, दें मुझे कि हमारे सिर्फ साथ एक मौजूद मिनट है दे एडवोकेट दीजिए, सुप्रीम सिर्फ कोर्ट एक मिनट दे शाश्वत दीजिए आनंद। भाई, शाश्वत आनंद मुझे साहब, सिर्फ एक मिनट दे आज भी दीजिए, जमानत मेरी नहीं बात मिल पूरी नहीं पाई हुई। है आर्यन खान को या और भी जो इसमें मौकिल है, और जमानत की समाज जो हो रही थी, बहस हो रही थी, दलीलें दी जा रही थी, वो फिर कल 2:30 बजे इस पर जो है इसकी शुरुआत होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये ऐसा मामला है क्या वाकई जिस पर जो दलीलें दी जा रही हैं आर्यन के अब जो वकील हैं उनकी तरफ से, कि पहली बात तो इसमें यह है कि आर्यन के पास कोई बरामदगी नहीं होती है, दूसरा मामला यह है कि उनका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता जो ड्रग्स को लेकर किया जाना चाहिए। ऐसे कई मामले वो दलील के तौर पर रख रहे हैं। मैं आपका इस पर पॉइंट जानना चाहता हूं कि इस मामले में कानून का क्या अमल है, क्या गाइडलाइंस है? जी बिल्कुल। अब जैसा कि आपने बताया कि उनके वकील तरह तरह की ये दलीलें कोर्ट के सामने रख रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि ये कोर्ट क्या, ये कॉमन सेंस की भी एक बात है कि अगर यहाँ पे एनडीपीएस का मामला है तो सीधी सी बात है, इसमें सबसे पहली चीज तो देखी जाएगी जो है वो पोजीशन है। और इसके अलावा पोजीशन के साथ साथ जैसे कि अगर हम ये पहले समझ लें कि जो बेल रिजेक्शन ऑर्डर है इनका लोअर कोर्ट से, जो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से, वो आखिरकार दो ग्राउंड्स पे उन्होंने मेनली किया है। तो पहला ये ग्राउंड है कि इनके पास से भले कोई पोजीशन जो ड्रग्स का है 6 ग्राम चरस की जो बात की गई, वो भले ही ना मिला हो इनके पास से, बल्कि इनके दोस्त से मिला, तो इनका वो कॉन्शियस पोजीशन था। मतलब ये जान रहे थे कि हाँ हमने ये चीजें रखी हैं, और इन्होंने एडमिट किया, उन्होंने रिलाई किया कि सेक्शन 67 में जो एनडीपीएस के अंदर जो एनसीबी को बयान लेने का पावर है, उसमें इन्होंने वॉलंटरली स्वेच्छा से एडमिट किया कि हाँ हम लोग ने ये ड्रग्स जो है रखे थे अपने कंजम्पशन और एंजॉयमेंट के लिए यूज करने के लिए। तो पहला तो ये ग्राउंड था इनका बेल रिजेक्शन का। और दूसरा ग्राउंड ये था कि इसमें इनके जो व्हाट्सएप के थ्रू जो चीजें पाई गई, इसमें ऐसा लगता है कि इनके तार कहीं किसी इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े हुए हैं, और इनकी जो बातों से ऐसा लगता है। तो ये मेन 2 ग्राउंड्स पे इनका बेल का रिजेक्शन हुआ था स्पेशल कोर्ट स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से। अब बात ये आती है कि हाई कोर्ट, लेकिन उसके बारे में जो वकील है रोहतगी साहब, उनका ये कहना है कि ये चैट तो काफी पुराना है जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उनकी बात ये सही पाई जाती है, क्योंकि अभी ये तो इनके सामने की बात है, तो अगर ये बात इनकी सही है कि हाँ ये पुरानी चैट है और इसका इनसे कोई लेना देना नहीं, तो जाहिर सी बात है कि इस केस में फिर इसको रेलिवेंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये अनकनेक्टेड ट्रांजैक्शन है। अगर ये 2 साल पहले की चैट्स हैं, तो इस प्रेजेंट मामले से, जो कि ये क्रूज में जा रहे थे और ये 6 ग्राम इनके दोस्त के पास से मिला, तो ये सीधी सी बात है, ये 2 साल पहले की चैट या 2 साल पहले का गैंग इनका इस बार के 6 ग्राम के इनके ड्रग जो ऑब्टेन हुआ है पोजीशन इनके दोस्त के पास है, उससे रिलेट नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा शाश्वत साहब, और इस वक्त हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ चुके हैं मुंबई से। वसीम, आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में जमानत के इस पूरे मामले पर? देखिए, आज की जो हियरिंग है काफ़ी अहम है, क्योंकि इससे लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं, खास करके एक्टर के परिवार को लेकर। और जिस तरह से पूरी अब तक जो बहस चल रही है, जो तथ्य सामने रखे जा रहे हैं, एक दिन पहले हमने देखा कि आर्यन के वकील ने जिस तरह से अपनी भूमिका साफ तौर पर रखी, अब अरबाज के वकील है वो अपनी भूमिका साफ तौर पर रख रहे हैं, और इसके बाद मुनमुन के वकील है वो अपनी जो भूमिका है साथ में रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कोर्ट में ही उठ रहा है कि जो ड्रग्स बरामद किए गए हैं वो काफ़ी कम मात्रा में, और साथ ही जो
एनसीबी ने जो छापेमारी की थी उस दौरान जो भी उनके पास जो चैट मिले या फिर जो मोबाइल जब्त किए गए, खास करके अगर मोबाइल जब्त भी किया जाता है तो 24 घंटे के बाद आर्यन का मोबाइल लिया गया था। इस तरह के सवाल भी कोर्ट में उठाए गए और 24 घंटे तक हो सकता है कि उस मोबाइल के साथ छेड़छाड़ की जाए, इस तरह की बातें कोर्ट में रखी गई है। और खास करके इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि आर्यन के पास कोई भी किसी भी तरह कोई ड्रग्स नहीं मिला और जिस तरह से उन्हें इतनी दिनों तक बेल रिजेक्ट की जाती है और कई इंटरनेशनल चैट की बात की जाती है या फिर इनके जो सहयोगी है उनके साथ की चैट की बात की जाती है, उस चैट काफी पुराना है। इस बारे में भी जानकारी साफ तौर पे कोर्ट पे रखी जा रही है। इन सब बातों की सुनवाई अब भी चल रही है और जैसे इस तीनों लोगों की जब सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हो सकता है कि जज अपना फैसला करे कि बेल देनी है या जमानत पर कल फिर से सुनवाई होनी है। इसका मतलब है कि एक दिन और फिलहाल इंतजार करना होगा कि जमानत पर कल फिर से सुनवाई होगी। मैं वसीम आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े के मामले पर जो एफिडेविट दायर की थी प्रभास सायल ने, उस एफिडेविट के बुनियाद पर पूछताछ शुरू हो चुकी है। इस बारे में मजीद क्या जानकारी मिल पाई है आपको? देखिए, जिस तरह से समीर वानखेड़े को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक सवालिया निशान उठाया था और इससे लेकर एक याचिका भी दायर की गई है और अब कई तरह की जो जांच की भी शुरुआत हो गई। 5 दलीय एक टीम बनाई गई है डीजी ज्ञानेश्वर की अध्यक्षता में। अब बाकायदा काफी देर से उनके साथ एनसीबी ऑफिस में पूछताछ की जा रही है क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो काफी अहम आरोप लगे गए हैं और जो लेटर दिया गया है खास करके 26 जो नाम दिया था उसके आधार पर कई बड़े बड़े मुद्दे साफ तौर पर उनके सामने रखे गए हैं, उसे लेकर चर्चा की जा रही है। साथ ही उनके साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं इस बात को लेकर भी चर्चा की जा रही है जो सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज थी वो जब उनसे मिलने के लिए आए थे उस दौरान किस तरह से उनके बीच में डिस्कशन हुआ, क्या कोई और भी पहलू था, इस बारे में भी जानकारी ली जा रही है। साथ ही सबसे बड़ा जो सवाल उठाया गया है बाकायदा जो उनके प्रमाण पत्र को लेकर जो उन्होंने दिया है वो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उठ रहा है क्योंकि बिल्कुल मैं रुकना चाहूंगा बीजेपी के जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, मुंबई बीजेपी सेक्रेटरी योगेश वर्मा साहब। योगेश वर्मा साहब, फडणवीस साहब का बयान आया है कि एनसीपी के बड़े लीडर जो हैं वो लगातार बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं, जबकि अभी भी हमारे साथ मौजूद है क्लाइड क्रास्टो एनसीपी के तर्जुमान। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, जो बातें उन्होंने कही हैं सब के सब उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए हैं और लेटर रिलीज किया है, डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं। मैं आपका इस पर पक्ष जानना चाहता हूँ योगेश। देखिए, मैंने कई वर्षों पहले एक मूवी आई थी सिंघम, उसमें एक एबल पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिस प्रकार से गृह मंत्री उस फिल्म में जो दिखाया हुआ है वो इसको पहले मेंटल टॉर्चर करता है और ऑफिसर को दबा के उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसके लोगों के खिलाफ एक जांच कर रहा होता है, उसके ऊपर एक्शन ले रहा होता है। वही सिंघम 2 आज महाराष्ट्र में लोग समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक का देख रहे हैं। जब जांच चल रही है, बड़े बड़े एडवोकेट्स लगे हुए हैं, एनसीबी के ऊपर भी कई सारी एजेंसीज है। इतना आसान नहीं है कि किसी को भी और पकड़ के लाए और कुछ भी कार्रवाई करे, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन माइंड गेम खेलना, उसके परिवार को, ऑफिसर के परिवार को टॉर्चर करना, ऑफिसर के ऊपर अलग अलग एलिगेशंस लगाना, सत्ता का, कैबिनेट मंत्री होने का फायदा उठाते हुए झूठे सच्चे उसके ऊपर क्लेम करना, तो फिर आने वाले दिनों में ये ऑफिसर्स कैसे काम करेंगे? जब बड़े बड़े लोगों के ऊपर लोग बोलते हैं हाथ डालना चाहिए, वो जैसे ही हाथ डालने जाते हैं, कोई कार्रवाई करने के लिए जाते हैं। आज तक मुझे नवाब मलिक जी का एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी गरीब बच्चे के लिए नहीं मिला, किसी ऐसे बच्चे के लिए नहीं मिला जो सच में क्लाइडो क्रास्टो साहब आप जवाब दें, क्या नवाब मलिक साहब अपने इक़्तिदार में होने का, सत्ता में होने का दुरुपयोग कर रहे हैं? बीजेपी का ये कहना है। तो मुझे तो लगता है कि सुपारी ली है नवाब मलिक साहब ने, मुझे मेरी बात सुन लीजिए, क्या मैं बात कर सकता हूं? देंगे और ड्रग कार्टेल की मदद करना ये आम जनता को दिख रहा है। नहीं, जवाब अभी मैं दे दूं कि नहीं, यही बात करते रहेंगे? जी जवाब दीजिए। नहीं, आप क्रास्टो साहब जवाब दीजिए। जवाब दोगे, आप किसकी तरफ से जवाब दोगे? ना कि चुप रहे, क्यों बीच में बात करके मेरी बात टालने जा रहे हैं? आप डिसाइड करें कौन बात करना है, मैं चुप बैठ जाऊंगा। इनको अकेले को बात करने दीजिए क्योंकि ये बौखला गए हैं, इनको इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो बौखला गए। तो आप डिसाइड करिए, एंकर आप है कि एंकर ये है? आप आजम भाई डिसाइड करिए कि एंकर आप है कि एंकर ये? क्रास्टो साहब अब आप जवाब दें। योगेश वर्मा जी से मैंने उनका पक्ष जान लिया, अब आप जवाब दीजिए। कैसे दूं मैं?
समीर ये वानखेड़े बात के खिलाफ करते रहेंगे कितनी तो ज्यादा जवाब मैं है। कैसे दूं? मुझे तो ये कभी कभी इसीलिए ऐसा यहाँ लगता है पर कि आए समीर कि वानखेड़े योगेश को वर्मा भी साहब, आवाज दबाना योगेश वर्मा साहब इनके पास जवाब ले जवाब लेते ही हैं नहीं है। प्लीज। इनके योगेश पास वर्मा ये साहब जवाब ले लेते हिम्मत नहीं है इनको जवाब जी। सुनने का। जी। इनके पास जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। ये झूठ बोल बोल कर नहीं, आगे ड्रग आए। कार्टेल तो हमारा आपके कहना साथ एक ही बात है, आप ड्रग अगर हम कार्टेल को, हम दस्तावेज लोग तो पेश छोटे कर लोग रहे हैं। हैं, अगर हम गलत है तो साबित जब आप कीजिए ना। ऑफिसर, आज ज्वाइंट तक डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर को धमका सकते समीर हैं, वानखेड़े का तो मैं तो असली बहुत अगर जो छोटा प्रमाण कार्यकर्ता हूं। पत्र है, जन्म का दाखला है, वो पेश ही नहीं कर पा रहे। ये झूठ बोल क्या रहा है। आपको लेना मनीष देना जन्म के भानुशाली दाखले इनका से? बीजेपी का आप एक कार्यकर्ता है, ड्रग पेडलर वो को बचाने की एनसीबी कोशिश के कर साथ रहे हो। काम करता है। ऑफिसर का गोसावी जो है वो चीटर प्रमाण इनके पत्र साथ का काम इस कर केस रहा से क्या है। संबंध है? सचदेव जो है इनके मोहित खम्बोज का जो साला है वो इनके साथ काम करता है। उसका सब दीजिए ना प्रूफ। इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। आप इतना आड़ डिबेट की मत बात लो, को जनता यहाँ आपको करने देख के रही लिए है। और आप एंकर जनता होकर देख अगर रही इसको है अगर कि आप कैसे उनकी महाराष्ट्र आवाज में को चुप ड्रग नहीं कर कार्टेल पा रहे को तो हम बचाया क्या जा कर रहा है। सके? गलत कैसे बात करने के लिए कार्रवाई आप करने उठा वाले रहे लोगों अधिकारियों को को तो समाप्त जवाब तो करने सुन का, लीजिए। उसको इन्हें हिम्मत बेइज्जती नहीं करने है। का काम चल रहा है। आपके पास जनता आने हिम्मत वाले ही दिन नहीं में बात आपको करने जवाब की। देगी जो करना है और करिए। जनता इस आपके ड्रग पास कार्टेल अगर को सच्चाई है महाराष्ट्र तो में सच्चाई चलने नहीं पेश देगी। कीजिए। ये ड्रग सच्चाई तो कार्टेल है का नहीं। अंत आने झूठ जा रहा बोल है। बोल कर झूठ ये बोल बोल कर सरकार बात ने कर रहे हैं और डिबेट पर ये आकर सरकार जो ने बात पहले डिबेट की एंटेलिया होती के है वो तो नीचे बात बम करने रखने पा वाले रहे। भी अधिकारी यहाँ वहाँ थे। की बात करके योगेश आवाज वर्मा दबाने जी की कोशिश प्लीज कर रहे हैं। प्लीज आप रुक लोग जाए जरा ना, बात आपकी बात बात कर- सुन पा रहे हैं यही हमारे तो- दर्शक ना। यही तो इनके राष्ट्र पास जी जवाब ही की नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए, इनके दोनों पास को मौका जवाब ही दूंगा। नहीं है। ये जी भाई। इसीलिए इनको भेजा गया है कि जब कोई बात करे जवाब दे तो बीच में बात करे ताकि असलियत बाहर नहीं आए। झूठ बोलकर आवाज दबाइए ताकि असलियत बाहर नहीं आए। इनको बताइए मनीष भानुशाली कौन है, किरण गोसावी कौन मनीष भानुशाली का दोस्त है। मनीष भानुशाली बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है जिसकी तस्वीरें आदरणीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री के साथ है। मनीष भानुशाली एनसीबी का क्या काम करता है? फिर सचदेव जो है जो मोहित कंबोज का साला है उसको रातों रात क्यों छोड़ा गया था? बराबर है। और ये सब चीजें हमने जब सामने लाई है तो इनको बोलिए सिद्ध करने। समीर वानखेड़े जी जो है आज तक बोल रहे हैं कि ये जो जन्म का दाखला जो नवाब मलिक साहब ने दिया है वो झूठा है। तो असली दाखला का है? आज तक असली दाखला जो जन्म का है वो दिखा नहीं अभी है। मैं बोलूं तो अगर किसी अभी ने अगर मैं जी किसी ने- योगेश वर्मा बोलिए, किसी 20 ने- सेकंड आपके लिए फाइनल कमेंट बोलिए जी देखिए- योगेश वर्मा। देखिए- सर्टिफिकेट अगर वापस देखिए ये लोग अगर किसी ने ये लोग आरएस की नौकरी ली ड्रग- है ये जो तो लड़ाई किसी है, ये एक जो ड्रग्स पिछड़ी वर्सेस जाति के यूथ लोग है, हैं ये उनका यूथ एक को बचाने नौकरी के लिए उन्होंने ड्रग्स की छीना लड़ाई है। तो ये तो न्याय और ये व्यवस्था ड्रग्स की देगी लड़ाई इनको। में एनसीपी इनको जो है शर्म नहीं वो ड्रग ये पेडलर्स के साथ है। इनके एनसीपी लोग जो इस है, देश में इनका ड्रग ही- कार्टेल को चलाने इनका के ही लिए जो लोगों को एक मोहित मैसेज दे रही है उनका जो कि साला हमारे है, रहते वहाँ आपका पर कुछ न्यूज़ नहीं में था, वो बिगड़ेगा। क्या कर रहा मैं था? हम अधिकारियों इसका के ऊपर जवाब कार्रवाई दे करेंगे इनके पास और तो जहां कोई तक जवाब मनीष नहीं। तमाम बातों के बीच एनसीपी का महाराष्ट्र के जो सत्ताधारी दल हैं बरसर इक़्तिदार जमात है उसके और दूसरे जमात के लीडरों का, चाहे वो संजय राउत हो या नवाब मलिक हो, उनका लगातार स्टेटमेंट इस तरह का आ रहा है कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ फर्जीवाड़ा है। अब एनसीबी ने जो विजिलेंस है उसने जांच शुरू कर दी है। समीर वानखेड़े से पूछताछ भी हो रही है। जो एफिडेविट दायर की गई है प्रभात साहिल के जरिए उसके मुताबिक ही जांच होगी, तमाम लोगों से पूछताछ होगी, ये खुद कहना है डीजी का। अब सवाल इस बात की ये पैदा होता है